दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। देखिए, हम लोगों ने दो टेस्ट कर चुके थे। हम लोग दृष्टि यूपीपीसीएस जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। ये आज से हम लोग टेस्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है। और टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 1 से 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन करेंगे टोटल। मतलब हर वीडियो में 30 क्वेश्चन के सेगमेंट में क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए जल्दी से करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की गई। सी प्लेन का मतलब देखो, जैसे आप नाम से समझ रहे होंगे, सी यानी सी यहाँ पे ये वाला सी है, ठीक है। ये वाला नहीं है। सी का मतलब यहाँ पे सागर या फिर तालाब या फिर झील से है। तो ये सागर में चलने वाली प्लेन्स है। आपने सुना होगा, इनको बेसिकली जो ऐसे जहाज़ होते हैं जो पानी में भी चलते हैं और उड़ भी लेते हैं, तो इनको क्या है, फ्लाइंग बोट्स बोलते हैं, ठीक है, फ्लाइंग बोट्स। और इनको दूसरी भाषा में और दूसरे शब्द में इनको एरोड्रोम भी बोलते हैं, एरोड्रोम। इस शब्द का भी नाम याद रखना। ये पानी में उतरते हैं और उड़ भी जाते हैं, यानी इनको फ्लाइंग बोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्विस है, इस तरह की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बेसिकली किया है गुजरात ने, तो इसका आंसर गुजरात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आईपीएल का क्वेश्चन है। आईपीएल में पूछा है कि मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता, मतलब कितनी बार जीता है पूछा है। तो क्वेश्चन से ही ये एक फैक्ट पता चल रहा है कि जो विनर है वो मुंबई इंडियंस रहे, और जो रनर अप जो दूसरे स्थान पे या फिर जिनके साथ फाइनल हुआ है वो दिल्ली कैपिटल थे, ठीक है। और मुंबई इंडियंस लगातार 5वीं बार जीती है, ठीक है। तो इसका आंसर 5वीं बार है। तो इनका भी याद रखना, रनर अप जो है, जो फाइनल मैच खेला गया था वो डीसी के साथ था, दिल्ली कैपिटल के साथ, और विजेता जो एमआई थे। अब 2021 का तो सस्पेंड हो गया, आपको पता होगा, कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, हुरॉन इंडिया और एडल गिव फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी की गई भारत के सबसे परोपकारी, यानी इंग्लिश में देखिए क्या लिखा, इंडियाज़ मोस्ट जनरस पर्सन की बात कर रहे हैं। ऐसा मतलब इतना ज़्यादा परोपकारी कौन बनता है भाई, देख लेते हैं। तो आपको बताना है सूची में कौन सा है वो महान दानी। तो इनका जो नाम इस लिस्ट में नाम जो आया ना, वो अजीज प्रेमजी साहब का आया है, ठीक है। इनको जानते हैं आप, आईटी टाइकून जो हैं, विप्रो के संस्थापक हैं, फाउंडर मेंबर हैं। तो इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट में दान दिया है, तो उस वजह से इनको भारत के सबसे परोपकारी इंसान का या व्यक्ति का इनको एक तरह से दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर है अजीज प्रेम जी। दूसरे नंबर पे हैं सिमनादर साहब, ठीक है। सिमनादर साहब जानते हैं, एएससीएल के फाउंडर हैं। अंबानी साहब को तो जानते हैं, मतलब सभी के नाम है लिस्ट में, सबके नंबर अलग अलग हैं। जैसे मुकेश अंबानी साहब का 3rd है, तो पहले के याद रखिए, पहले ही पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन कीजिए, भारत अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं 11 नवंबर जो डेट है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे जो, उनकी जयंती पे मनाया जाता है। और तो इसका आंसर क्या हो गया, 11 नवंबर। इनके बारे में 2-3 फैक्टर हैं, आप लोग वैसे परिचित तो हैं ही। ये सबसे पहले केंद्रीय मंत्री थे, ये प्रथम केंद्रीय मंत्री थे। कौन से केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक, शिक्षा मंत्री थे, पहला पॉइंट। और दूसरा आप लोग जानते होंगे, जैसे इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है, ठीक है। मरणों उपरांत इनको नवाजा गया था। तो एक क्वेश्चन मैं इसके थोड़ी सी पिक्चर भी दिखाना चाह रहा था आपको। क्वेश्चन नंबर में सी प्लेन एरोड्रोम देख लीजिए कैसे होते हैं। देखो इस तरह के होते हैं। देखो ये जहाज़ है ना, जो पानी पे भी चलता है और वो उड़ भी लेता है, मतलब ये फ्लाइंग बोट्स हैं। देखो मोदी जी दिख रहे हैं, इस तरह के बोट्स होते हैं। ये पानी में आसानी से उतर जाते हैं और ये टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, मतलब रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और क्या, आप लोगों को घुमाएंगे, हम लोग को घुमाएंगे, कभी चला जाएगा तो देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन पकड़ते हैं आगे। तो इसका आंसर 11 नवंबर हो गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती पर मनाया जाता है। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन पे ये तूफान के बारे में, टाइफून के बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से किस देश में गोनी तूफान ने लैंडफॉल किया। लैंडफॉल से मतलब यानी ज़मीन का फिसल जाना, ज़मीन का मतलब बहुत बड़े भूभाग का स्लाइड कर जाना, ठीक है। तो ये जो गोनी तूफान आया था, ये फिलीपींस में आया था, ठीक है। और आप लोग जानते हैं, थोड़ा मैं इनके नाम अलग अलग होते हैं हर जगह। जैसे मैं एक पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पिक्चर में, देखिए आप लोगों को इसके फैक्ट पता भी होंगे। जो वेस्ट पैसिफिक ओशियन है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में जो साइक्लोन आता है उसे टाइफून बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो यहाँ पे यानी साउथ पैसिफिक ओशियन में जो आते हैं साइक्लोन, उनको विली बोलते हैं,
ठीक है, बिली बिली बोलते हैं। और अपने इंडियन ओशन में जो आते हैं उनको साइक्लोन ही बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और यहाँ पे अटलांटिक ओशंस में, और यहाँ पे ये जो ये पूर्वी ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, और ये अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे जो साइक्लोन है उसका नाम हरिकेन है। तो नाम अलग अलग है, काम वही करता है, तबाही। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। तो इसका आंसर फिलीपींस हो गया। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन में पूछा है प्राचीन भारत में सबसे आरंभिक अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। इनको आप समझते होंगे। उत्कीर्ण मतलब इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पे उकेरा जाता था, या फिर पीतल की पट्टियों पे, या फिर पीतल की जो चादरें होती थी, मतलब कुछ भी मटेरियल हो उस पर उकेरना जो है वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है, उत्कीर्ण, उसको उत्कीर्ण बोलते हैं। तो सबसे प्राचीन जो आरंभिक अभिलेख था वो ताम्रपत्र पर था, ठीक है, कॉपर प्लेट। तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉपर प्लेट। तो कॉपर प्लेट कुछ इस तरह की होती थी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये वाला फिगर देखिए, ये कॉपर प्लेट पे इंस्क्रिप्शन है, देखो उकेरा गया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। खैर वो हम लोगों के लिए समझने लायक स्थिति में तो नहीं है, पर ये इंस्क्रिप्शन है कॉपर प्लेट पे, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। और ये जो आपको ऊपर वाला फिगर दिख रहा है, ये पत्थर पे उकेरा गया है, ये पत्थर का इंस्क्रिप्शन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग स्टोन इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, और हिंदी में शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन और हिंदी में शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, और लेख का मतलब समझ ही रहे हैं। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन हो गए ना, ये ताम्रपत्र हो गया इसका आंसर। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल है, यानी नियोलिथिक की बात कर रहे हैं, नियोलिथिक साइट जो होती है, इसमें बताना कि कौन से नियोलिथिक नहीं है। जैसे आपको पता है कि जो अपना आर्कियोलॉजिकल जो पीरियड था वो 3 सेक्शन में बांटा हुआ है ना, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे पहले जो है वो स्टोन एज के, जिसे स्टोन एज बोला जाता है। दूसरा जो है वो हम लोग उसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है हम लोग उसको आयरन एज बोलते हैं। और ये फर्दर स्टोन एज को 3 भागों में बांट दिया है। इसको भी आप लोग ठीक से पढ़े होंगे हिस्ट्री में। जैसे इसको पहले क्या बोलते हैं, पहला जो सेक्शन है स्टोन एज का जो, तो उसको बोलते हैं पेलियो, उसको पेलियोलिथिक बोलते हैं, ठीक है, पेलियोलिथिक। दूसरा जो है वो मीजोलिथिक बोलते हैं उसे, और तीसरा जो है वो नियोलिथिक। तो इसकी बात हो रही है, ठीक है, इसकी चर्चा हो रही है। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में नहीं, इसका दूसरा नाम भी है। जैसे इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। ये इसको मिडिल बोल लो हम लोग, ठीक है, मीजो मतलब मिडिल, और इसको ये न्यू स्टोन एज है। तो यहाँ की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो आपको बताना है। इन्होंने उसमें से एक ऑप्शन आपको भीमबेटका का दिख रहा होगा। तो भीमबेटका का जो समय था ना वो ये वाला था, पेलियोलिथिक। तो भीमबेटका नहीं है उसका आंसर। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, कहाँ गया, हाँ, ये नवपाषाण स्थल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका। बाकी सब जो है वो न्यूलिथिक टाइम की हैं। क्लियर, तो इसका आंसर भीमबेटका हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर घोड़े की हड्डियां का अवशेष। देखो ये जस्ट फैक्ट हैं, ये बस याद ही करना पड़ेगा, बार बार देखते हैं क्वेश्चन तो याद हो जाते हैं, नहीं तो फिर क्या है कि जान ही रहे हैं कि इनको भूलने में समय नहीं लगता है। इस टेस्ट को और फर्दर आगे के टेस्टों को हम लोग थोड़ी सी स्पीड से करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय ना लगे और ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। तो देखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग टाइम जानते हैं 3300 BC से, 3300 BC से इसका समय जो 1300 BC का, ये मतलब फिक्स कोई टाइम नहीं है। मतलब आप 2-3 किताबों में पढ़ेंगे ना तो 2-3 किताबों में अलग ही अलग दिख जाएगा। किसी में 3500 से 1500 दिख जाएगा, किसी में 3600 से दिख जाएगा 1400। मतलब मोटा मोटा मानिए कि ये 3000-3500 के आसपास शुरू होती है और 1500 BC तक इनका जो टेन्योर रहता है, सभ्यता का काल रहता है, ठीक। तो यहाँ पे घोड़ी की हड्डियों का अवशेष आप लोग बता दो कहाँ पे, ये सुरकोटदा में है। सुरकोटदा कहाँ पे, ये गुजरात में है, ठीक, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 9वां क्वेश्चन कीजिए। 9वां क्वेश्चन है बराह ताम्रपत्र यानी, अभी ताम्रपत्र के बारे में एक इमेज देखी थी आपने, कॉपर प्लेट, जिस पे इंस्क्रिप्शन हम लोग करते, हम लोग नहीं, पुराने समय के लोग करते थे। बराह ताम्रपत्र अभिलेख हम लोग भी अभी करते हैं। आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने देखा होगा, अभी डैम वगैरह देखने जाते हैं ना,
डैम पे जाते होंगे तो जब डैम चलता नहीं है तो वहाँ पे पत्थरों पे लिख देते हैं, मतलब ये जस्ट फन की बात कर रहा हूँ, और लिख देते हैं राहुल संग अंजलि, राहुल वर्सेस अंजलि। तो वो भी एक इंस्क्रिप्शन है, मतलब पत्थरों से उकेर के लोग लिख देते हैं, मतलब इस तरह की बातें, और वहाँ पर बढ़िया सा दिल बना देंगे और चीर देंगे दिल को इस तरह का। तो वो भी एक मॉडर्न इंस्क्रिप्शन है ये हमारी जनरेशन का। खैर चलिए क्वेश्चन करते हैं। बराह ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है, तो ये शिलालेख तो था ही। बराह ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित किससे है? देखिए ये मेहर भोज साहब से संबंधित है। मेहर भोज साहब के बारे में आप लोग जानते हैं, ये किस वंश से संबंधित थे? ये गुर्जर वंश से संबंधित थे, और उनके उनके जो पुराने शिलालेख है ना, वो इसमें बराह ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है। और इसमें कन्नौज, जो हम लोग जिसको महोदय के नाम से भी जानते थे, कन्नौज का इसमें जिक्र है। इसमें जो ये ताम्रपत्र है ना, बराह ताम्रपत्र, देखो मैं इसकी एग्जैक्ट फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको। ये जो फोटो ना, ये है बराह ताम्रपत्र, ये कॉपर प्लेट पे लिखा गया इंस्क्रिप्शन है, ये उकेरा गया है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड पे चौक से नहीं लिखा हुआ है, ठीक। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलें। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा मेहर भोज। इनका वंश याद रखना, ये गुर्जर वंश से थे। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन कीजिए। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पेरूमल आदिगल किससे संबंधित है? देखो जस्ट फैक्ट है, रिकॉर्डिंग के दौरान कभी कभी बैकग्राउंड में साउंड आता है, जैसे किचन में बर्तन वगैरह का, और मेरे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक भी है, तो कभी कभी ट्रेन की भी आवाज़ आती है, तो उस साउंड के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, उसको मतलब इग्नोर कर देना आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। पेरूमल को ये जो शब्द हैं ये मध्यकालीन शब्द आप ये क्वेश्चन में बता ही रहे हैं, और ये आप चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे ना, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, चोल शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इन शब्दों का वहाँ पर जिक्र मिलेगा। और ये शब्द यूज होते थे, राजा के लिए होते थे, ठीक है, राजाओं से संबंधित पद थे, तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। और चोल साम्राज्य से याद आया कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था चोल साम्राज्य का? इनका नेवी, इनका नौसेना बहुत मजबूत थी, ये वहाँ तक जकार्ता तक इंडोनेशिया और ये मलय और जावा सब कब्जा लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। निम्नलिखित में से किसने अजमेर शहर की स्थापना की थी? देखो अभी तक आगरा शहर का, दिल्ली शहर का, जयपुर शहर का ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता रहता था, थोड़ा सा चेंज कर दिया अजमेर शहर। अब ये जो नाम आया, जो बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री पढ़े होंगे उन्हीं को नाम पता होगा, है ना। बाकी ये जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, बागपति हैं, श्री हर्ष जी हैं, इनके नाम हम लोग पढ़ते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इनके नाम मिलते हैं, इनका नाम नहीं मिलता है। तो खैर इनकी जो स्थापना की थी अजय राज द्वितीय साहब ने की थी, हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें। देखो ये जो पहले के 30 क्वेश्चन है ना इस टेस्ट में, थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग को बस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? देखो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और 1919 में किसने की थी? ये अपने सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब जो थे ना, इन्होंने की थी, ठीक है। ये वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब हैं जो पहले पत्रकार थे जिनको जेल हुई थी, ये मतलब फर्स्ट जर्नलिस्ट थे जिनको जेल हुई थी, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना, ये भी फैक्ट याद रखना। तो इसका आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का सचिव था? स्वराज पार्टी के बारे में आप जानते हैं, 1923 में इनकी स्थापना हुई थी, और इसके दो फाउंडर मेंबर थे, CR दास साहब और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे, और CR दास जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक। ये अध्यक्ष थे, ये सचिव थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सचिव पूछा है क्वेश्चन में, अध्यक्ष पूछेगा तो वो कर देना, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो इसके आंसर हो गए हैं मोतीलाल नेहरू। चलिए 14 कीजिए। निम्नलिखित युग्मों से, इसमें देखो पेयर बताना, समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर हैं और इनके फाउंडर कौन थे ये सब बताना है। तो देखिए जल्दी से मिला लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आपने MCQs में किया होगा। सुधारक जो हैं वो गोखले साहब को बोलते थे, ठीक है, सुधारक जो गोखले साहब को। तो इनका मैच तो ये अनमैच्ड है, खैर इनको मैच तो किया इन्होंने स्वदेश मित्रन से किया है। स्वदेश मित्रन जो था वो अय्यर साहब का था, ठीक है। और वॉइस ऑफ इंडिया तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, दादा भाई नौरोजी साहब का था। इंडियन मिरर जो था NN सेन साहब का था। सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब का था।
मतलब कोई मैच ही नहीं है। अच्छा तो नहीं बताना ना, तो कोई मैच नहीं है, तो 1 2 3 4 सारे अनमैच्ड हैं। ठीक, तो आंसर हो गया 4। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। देख लीजिए, इसके बारे में जानते हैं। ये किलर कानून है ना, किलर कानून था प्रेस के लिए। देखो, इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते थे, यानी मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मतलब भारतीय पत्रकारों को भारतीय भाषा में न्यूज़पेपर छापना तो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो हिंदी भाषा में छापने नहीं दे रहे थे ये लोग, क्योंकि हिंदी भाषा के न्यूज़पेपर जो है वो जनता पढ़ रही थी, और जनता शिक्षित हो रही थी, अवेयर हो रही थी, उनमें देशभक्ति की भावना जाग रही थी। वो अंग्रेजी लोग चाहते नहीं थे। तो ये वाला एक्ट ला दिए। और ये एक्ट लाए थे कौन? ये लिट्टन साहब लाए थे। लिट्टन का जानते हैं, ये इन्होंने जितने भी काम किए वो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट में ही काम किए। इसके बाद रिपन साहब आए थे, उनके थोड़े बहुत अच्छे काम रहे हैं। लिट्टन साहब का टाइम याद रखना, ये जस्ट रिपन से पहले थे, रिपन से जस्ट पहले आए थे ये। तो इनका जो टाइम था वो 1876 से 1880, 4 साल रहे, 5 साल रहे। और ये भी याद रखना, इसको गैगिंग एक्ट बोलते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस है वो क्वेश्चन जो है ना वो देवनागरी भाषा में भी लिख के पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा कि गैगिंग एक्ट 1878 के संदर्भ में बताइए। तो आप हिंदी मीडियम वाले लड़के तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना भाई। मतलब मैं उनका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ध्यान ना दिए हों, तो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा गैगिंग एक्ट। तो चलिए ठीक है, खैर याद रखना, इसको भी गैगिंग एक्ट बोलते हैं। यूपीपीएससी ऐसा करता है, जो एग्ज़ाम्स दिए रहे, जो अभी 1 2 साल से 3 साल से दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनको पता होगा, ठीक है, कि यूपीपीएससी ऐसा करता है। तो इसको जो बोलते हैं मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोलते हैं, ये करेक्ट है बिल्कुल। यह अधिनियम लॉर्ड मेटकॉप के वायसराय काल के, ये मेटकॉप साहब का समय नहीं था, ये तो उद्धारक थे, ये तो इंडियन समाचार पत्र के उद्धारक थे। इनको एक शब्द बोला जाता है, क्या? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते थे इनको। इनका ये नाम जल्दी से जान लीजिए, ये पूछता है इनको क्या बोलते हैं। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ये तो मुक्तिदाता थे। तो ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 गलत है, पॉइंट नंबर 1 सही है, तो आंसर हो गया केवल 1। ठीक है, आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए। माइया सेंडू राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। अब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है? कुछ तो मतलब होगा, हो सकता है ये भारतीय मूल से संबंधित हैं हों, है ना, इसलिए पूछा जा रहा हो। और या फिर ऐसी कंट्री की ये राष्ट्रपति चुनी कि उस कंट्री के मतलब किसी वजह से वो करंट अफेयर्स में रहा हो, इसलिए पूछा गया। तो ये जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, इलेक्टेड हुई हैं, वो मालडोवा की हुई थी। मालडोवा कंट्री आप लोग जान रहे हैं कहाँ पे है? देखिए हम दिखाते हैं यहाँ पे मैप पे, देखिए पहले वर्ल्ड मैप पे देखिए कहाँ पे, छोटा सा मैप देखिए। ये देखो, ये ब्लैक सागर है, ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी के ऊपर जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा ना, ये मांडोवा है। ठीक, बगल में ऊपर की तरफ जाओगे तो ऑस्ट्रिया वगैरह आपको दिखेगा, ठीक, लेकिन बड़े मैप में भी देख लीजिए, ये मालडोवा है। ठीक, यहाँ पे यूक्रेन दिख रहा है, ऊपर जाओगे तो ऑस्ट्रिया मिलेगा आपको, ये रोमानिया है, ये ब्लैक सागर है। तो ब्लैक सागर के आसपास इसकी लोकेशन याद रखना, ये मालडोवा। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? मालडोवा हो गया। 17 क्वेश्चन कीजिए। चीन द्वारा चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिशन लॉन्च किया? ये क्वेश्चन तो खैर एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। इसका आंसर है चांग-ई 5, ये याद रखें। मैं तो चेंज से याद रखा था इसको, चेंज 5, ठीक है। चांग-ई 5 इसका आंसर है। ठीक, 18 देखिए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार निम्नलिखित में से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है पीसीएस, तो किसे वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? इस बार तो वर्ड मतलब चूज़ करना बहुत कठिन था। ये जो अपने आप में जो तीनों शब्द लिखे हैं, ये जितनी बार क्वारंटीन सर्च किया होगा, लगभग उतनी ही बार ये भी सर्च किए होंगे। क्योंकि मैं तो सही बताऊँ तो मैं तो क्वारंटीन नहीं जानता था कोरोना से पहले, क्वारंटीन नहीं समझता था कि ये होता क्या है। तो इसका आंसर क्या है? जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो दिया है वो क्वारंटीन दिया है। ठीक, बाकी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो भी, सॉरी, जो डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, वो भी हर साल किसी न किसी शब्द को चूज़ करती है, पर उन्होंने खुद बोला इस बार तो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ वन वर्ड। सही बात है, कैसे चूज़ करोगे आप?
पेंडेमिक, लॉकडाउन, क्वारंटीन, ये सब एक साथ ही तो चल रहे हैं, कोविड-19। चलिए खैर, आंसर क्वारंटीन है यदि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार पूछा तो। 19वां देखिए, पक्के टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो पढ़ते हैं हॉट स्पॉट पढ़ते हैं ना, हॉट स्पॉट पढ़ते हैं, 4 हॉट स्पॉट पढ़ते हैं, जिसमें से एक पढ़ते हो आप ईस्टर्न हिमालय पढ़ते हो। ईस्टर्न हिमालय एक बहुत बड़ा भाग है, उसमें से एक छोटा सा भाग ये पक्के टाइगर रिजर्व है। ये मतलब ईस्टर्न हिमालय में आता है जो हॉट स्पॉट है, ठीक। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, पक्के टाइगर रिजर्व अपने ग्रीन सोल्जर्स का मतलब जो वहाँ का स्टाफ है उस, और टाइगर रिजर्व का या फिर वहाँ के जो नेशनल पार्क के जो स्टाफ हैं उनकी बात हो रही है। ग्रीन सोल्जर्स को कोविड-19 के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि है कहाँ पर, ठीक। तो इसका आंसर याद रखना अरुणाचल प्रदेश में है। इमेज देख लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। तो इसकी इमेज कहाँ पड़ी है, इसकी इमेज शायद डालना मैं भूल गया, क्योंकि मैं इसकी ऐड ले रहा हूँ, इमेज ले रहा हूँ। हाँ, मिल गई, इमेज मिल गई। देखिए इमेज में देख लीजिए ताकि याद रहे। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है। ये जो रीजन दिख रहा है, ये वाला जो रीजन जो अरुणाचल प्रदेश में, ये पक्के नेशनल पार्क है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, इसको याद रखना, पक्के। बाकी आपको दिख रहे होंगे काजीरंगा असम में है, ओरांग असम में है, मानस असम में है, ठीक। तो ये पक्के को भी याद रखना। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है भारत का पहला चंदन संग्रहालय यानी सैंडलवुड म्यूजियम की, फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम। बहुत अच्छी बात है, चंदन की खेती करना अलग हो गया किसानों को, ये बहुत बड़ी बात है। खैर यूपी में तो मुश्किल है इसकी खेती, उधर साउथ में पॉसिबल होगा तो वहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला चंदन संग्रहालय स्थापित कहाँ किया गया, ये देखिए, ये कर्नाटक में किया गया। और कर्नाटक में कौन सी जगह पे, मैसूर में, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, चंदन की खेती के का जो इम्पोर्टेंस है उसको बस किसानों को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है उसके प्रति, महत्व के प्रति, और चंदन का क्या रोल है इकोनॉमी में भी, और गवर्नमेंट के लिए भी, सिटीजन्स के लिए भी, तमाम तरीके की इसकी इम्पोर्टेंस है। और इनका यूज भी होता है, ड्रग्स में भी होता है। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन में यूज होता है इसका। और जो एस्थेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो सौंदर्य वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें भी बहुत भारी मात्रा में मतलब यूज होता है। तो म्यूजियम देख लीजिए, एक फिगर पड़ा है, ये उद्घाटन कर रहे हैं। देखो म्यूजियम में आप जानते हैं एक प्रोटोटाइप रखा रहता है, एक सैंपल रखा रहता है। ये सैंपल अब चंदन की भी काफ़ी प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है, तो ये उसी तरह का रखा हुआ है। इसका जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। मतलब लोग जाएंगे, देखेंगे, अवेयर होंगे, इंस्पायर होंगे, बस इतना ही है। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारत के आर्यों का उल्लेख करता है। आर्य लोग के बारे में चर्चा कौन सा वेद करता है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, ऋग्वेद ही करता है, ठीक है। ऋग्वेद बताता है कि आर्य लोग जो थे वो 1500 BC के आसपास आए थे, ठीक है। तो इसका आंसर ऋग्वेद है। 22 देखिए, जैन धर्म के निम्नलिखित महाव्रत यानी डॉक्ट्रिन यानी प्रिंसिपल्स जो उनके थे में से किसे भगवान महावीर द्वारा शामिल किया गया था। देखो कुछ डॉक्ट्रिन्स ऐसे थे जो पहले से ही थे, एग्जिस्टेंस में पहले से ही थे। जब महावीर स्वामी आए, ये जानते हैं अभी लास्ट जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो थे 24वां नंबर था उनका, 24 तीर्थंकर थे। तो इन्होंने एक को ऐड किया था, एक महाव्रत को ऐड किया था, और वो महाव्रत कौन सा था, वो डॉक्ट्रिन कौन सी थी, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो गया। और महावीर जी के बारे में जानते हैं, इनका जन्म वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ठीक है। पावापुरी भी पूछता है जगह, क्योंकि वो भी एक ये क्या है, मतलब एक पवित्र जगह में आती है, ठीक है, वो भी। तो आंसर इस ब्रह्मचर्य। चलिए 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम यानी अर्लीस्ट बौद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट कौन सा है आपको पता है, सुत्त निपात है। सुत्त निपात मतलब इसमें सूत्र निपात का मतलब होता है सूत्रों का संग्रह, यानी ग्रुप ऑफ सूत्र। और उसमें जो चर्चा की गई है ना, वो मतलब बौद्ध धर्म उस समय, मतलब बौद्ध धर्म जब उस समय था, तो उस समय
वहाँ का परिवेश कैसा था, वहाँ का धार्मिक परिवेश कैसा था, वहाँ का कल्चरल परिवेश कैसा था, इन सब चीज़ों की चर्चा हुई है सुत्त निपात में। ठीक। 24 देखिए। 24 में अनंगपाल तोमर। देखो आपको सारे क्वेश्चन इसमें जस्ट फैक्ट वाले दिख रहे हैं, कोई मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तो नहीं आया। अनंगपाल तोमर को किस शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? अनंगपाल तोमर साहब को देख लेते हैं। देखिए दिल्ली में एक जगह है महरौली। महरौली जगह है, आप कभी मेट्रो ट्रेन से सफ़र कीजिए तो महरौली स्टेशन दिखेगा आपको। महरौली में एक शिलालेख है, लौह स्तंभ है। ठीक है, लौह स्तंभ है। लौह स्तंभ जो है महरौली का लौह स्तंभ इन्हीं से संबंधित है, अनंगपाल तोमर जी से। और ये कहाँ पे? दिल्ली में। तो शहर की स्थापना का जो श्रेय जाता है ना अनंगपाल तोमर को, वो दिल्ली का जाता है। ठीक। 25 देखिए। चंदावर का युद्ध, ये तो बड़ा फेमस युद्ध है, आप लोग देख के ही इसको आंसर लगा देंगे किन के बीच लड़ा गया था। चंदावर से याद रखिए। चंदावर से मैं तो चंदावर से जो पहला चंद है ना वो चंद याद रखा हूँ। तो मतलब जयचंद एक मतलब जयचंद तो है ही हो, जयचंद जैसे ही माइंड में आते हैं जयचंद तो इनका समय तुरंत याद आ जाता है कि ये गौरी साहब के साथ थे। गौरी साहब के साथ के मतलब उनके कॉन्टेम्प्रेरी थे, उनके समकालीन थे। तो ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। ठीक है, खैर जयचंद साहब हार गए थे। चलिए 26वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है? दिल्ली सल्तनत आप लोग जानते हैं, यहाँ पे पूरा सीरीज से चलते हैं। यहाँ पे जो डायनेस्टी है सीरीज से उन्होंने शासन किया है। जैसे सबसे पहले कौन सी आई थी? गुलाम वंश आया। गुलाम वंश के बाद फिर कौन आप लोग जानते हैं? फिर खिलजी साहब आ गए। खिलजी साहब के बाद तुगलक आ गए। तुगलक के बाद फिर सैयद आ गए और लास्ट में फिर लोधी साहब आ गए। ठीक है, तो ये थे। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता कि सबसे लंबा जो शासन किया था वो कौन सी डायनेस्टी ने किया था, कौन से वंश ने किया था? तो बिल्कुल याद रखना, तुगलक वंश ने सबसे लंबा शासन किया था, लगभग 100 साल किया था। ठीक, लगभग 100 साल, सर 94 के करीब है, 94 ईयर्स। और सबसे जो कम शासन किया था वो खिलजी वंश ने किया था। तो ये शॉर्टेस्ट हैं, ये शॉर्टेस्ट हैं और ये लार्जेस्ट हैं, लॉन्गेस्ट हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट शासन में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो गया? खिलजी तो थे ही, लोधी थे, सैयद थे, सूरवंश नहीं थे, तो आंसर हो गया सूरवंश। 27 देखिए। देखो 27 वही क्वेश्चन आ गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल भेजे जाने पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? ये पहले भी डिस्कस हम लोग कर लिए ना। ये कौन थे? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब थे ना। इन्होंने मतलब कुछ रिमार्क कर दिया था अपने पत्र में, अपने समाचार पत्र में अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया था। ठीक है, तो इसके आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ये पहले पत्रकार थे, ये पहले जर्नलिस्ट थे जिनको जेल हुई थी। चलिए 28 कीजिए। ये आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन है, जल्दी से मैच करा दीजिए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सीधा आप मारिए किनको? सैयद अहमद खान साहब को। तो डी का तो 3 मिला दीजिए। खैर सम में है, इतना आसान है कि सम में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और मिला लेते हैं हम लोग। संस्कृत कॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। ये जोनाथन डंकन साहब ने इनकी स्थापना की थी, तो ए का 2 हो गया, मतलब ये 2 ऑप्शन ही सही हैं। ठीक, ये 2 गलत हो गए। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज जल्दी से बताइए। ये बेलेजली साहब का था। ठीक, तो सी का 4 हो गया, मतलब आंसर हो गया बी। और सी का फिर 1 बचा, बी का 1 बचा, यानी कलकत्ता मदरसा जो है वो वारेन हेस्टिंग्स साहब से इन्होंने संस्थापक मतलब हेस्टिंग्स साहब थे। तो आंसर हो गया बी। एक क्वेश्चन का थोड़ा एक फैक्ट भूल रहे हैं, चलिए उसको बाद में कर लेते हैं, याद नहीं आ रहा। 29 देखिए। वुड्स डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है। 1854 इस टाइम पे कौन थे? डलहौजी साहब थे। ठीक, जो गवर्नर जनरल थे वो डलहौजी साहब थे। ये मतलब अंतिम गवर्नर जनरल थे एक तरह से। इसके बाद जो कैनिंग साहब जो आए थे वो तो वाइसरॉय बन गए थे। तो जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए। इसे लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। देखिए पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, जब ये जो कंपनी का शासन था, जब शासन ख़त्म नहीं हुआ था, मतलब ख़त्म 1858 में हुआ था ना, इससे पहले ये हम बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 संस्थाएं काम करती थी, जिसे हम लोग बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये 2 संस्थाएं काम करती थी ना। तो ये जो वुड्स साहब थे, ये मतलब जो सर चार्ल्स वुड्स थे, वो इनके प्रेसिडेंट थे। किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले साहब ने तैयार नहीं किया था, तो ये तो गलत हो गया। और ये वुड्स डिस्पैच एक्चुअली है क्या? देखिए ये क्या है कि ये मतलब 100-150 पेज का एक लंबा सा डॉक्यूमेंट था, जिसमें ये बताया गया था कि स्कूली स्तर पर शिक्षा कैसे होनी चाहिए
और हायर एजुकेशन यानी हायर जो ग्रेजुएशन या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं उनमें शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, ये सब इन्होंने बताया था। तो स्कूली स्तर पे इन्होंने माध्यम वो जो बताया था वो क्षेत्रीय भाषा में ही बताया था, ठीक, देसी भाषा या क्षेत्रीय भाषा में, तो ये पॉइंट सही है। लेकिन यहाँ पे यदि हायर कॉलेजेस की बात, हायर एजुकेशन कॉलेजेस की बात हो रही होती, यदि यूनिवर्सिटी की बात हो रही होती, तब उन्होंने जो रिकमेंड किया था वो अंग्रेजी भाषा के लिए किया था, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए नहीं। मतलब बच्चों को तुम हिंदी में पढ़ा दो और ग्रेजुएट को तुम अंग्रेजी में पढ़ाइए, ठीक है, ये उनकी रिकमेंडेशन थी। तो स्कूली स्तर पर देसी भाषा बिल्कुल करेक्ट है। तो पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट। 30 पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30 कीजिए। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए हारटोग कमेटी समिति की स्थापना की गई थी? जस्ट फैक्ट है, आप बात से याद रखिए। इसका जो संबंध था वो आप मतलब ग्रोथ ऑफ एजुकेशन जो था, विकास जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन था, उसके लिए ये ये समिति बनाई गई थी, यानी शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है। तो ये आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला वीडियो हम लोग 31 से 60 क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इसमें भूल रहे थे, हाँ, जैसे ये मैग्ना कार्टा वाला क्वेश्चन वुड्स डिस्पैच वाला आया था, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा। चलिए इतना था आज के लिए, अब बाकी हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे। ये आपने इंस्क्रिप्शन देख लिए थे, इमेजेस देख ली थी, तो आज के लिए शुक्रिया, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। ओके, थैंक यू बहुत बहुत।